हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज सीआरपीसी में हम लोग चैप्टर 7 को कवर करेंगे, जो कि सेक्शन 91 से लेकर 105 तक था। ठीक है, चैप्टर का नाम है चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। ऐसी आदेशिकाओं के विषय में हमने पिछले चैप्टर 6 में पढ़ा था। ठीक, दोनों में अंतर क्या है? वहां भी आदेशिकाएं थी, यहां भी आदेशिकाएं हैं। 6 में भी आदेशिकाएं थी और 7 में जो हमें आज कवर करना है इसमें भी आदेशिकाएं हैं। वहां भी समन वारंट था, यहां भी समन वारंट है। वहां पे जो चैप्टर 6 में हम लोगों ने समन वारंट, उद्घोषणा, कुर्की, ये सब जो पढ़ा था वो किसी व्यक्ति की उपस्थिति न्यायालय में दर्ज करने के लिए थी कि न्यायालय जब बुला रहा है आपको तो आप न्यायालय में उपस्थित होइए। तो उपस्थिति किसकी थी? वो व्यक्ति की थी, किसी पर्सन की थी कि जिसके नाम से समन जारी किया गया है वह न्यायालय में उपस्थित होगा, या वारंट में जिसको उल्लिखित किया गया है कि फला व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करें तो वो पुलिस अधिकारी के द्वारा उसको उपस्थित किया जाएगा। ठीक है, उद्घोषणा जिसके नाम से जारी की गई तो वो उपस्थित होगा। तो ये लोग व्यक्ति थे। ठीक है, उन व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय में चैप्टर 6 के अंतर्गत समन, वारंट, उद्घोषणा, कुर्की ये सब जारी की जाती थी। बट चैप्टर 7 में क्या है? चैप्टर 7 में जो भी समन है या वारंट है या सर्च वारंट जो भी जारी किया जाता है वह किसी दस्तावेज या किसी वस्तु के संबंध में जारी किया जाता है। कि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति के पास है, मान लीजिए ये कोई दस्तावेज है, वह हमारे पास है। अब न्यायालय को उस दस्तावेज की जरूरत है तो आपको समन जारी किया जाएगा कि आप वह दस्तावेज लेकर न्यायालय में उपस्थित हो। चाहे आप उपस्थित हो जाएं या किसी अन्य के माध्यम से वह दस्तावेज न्यायालय में उपस्थित करा दें, क्योंकि न्यायालय को दस्तावेज से मतलब है। ठीक है, आपसे नहीं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो वो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा जो चैप्टर 7 है, ध्यान दीजिएगा, यहां किस चीज के लिए? यहां चीजें पेश करने के लिए बताया गया। चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं हैं कि जिसके कब्जे में वह दस्तावेज है वह पेश करेगा न्यायालय में। ठीक है, तो ये अंतर आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। हमें यहां सेक्शन 91 से 105 तक पढ़ना है। अब इसमें पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इनको हम थोड़ा सा बांट के पढ़ते हैं, कैसे कैसे हमें इनको पढ़ना है, तो वो थोड़ा पढ़ने में सहूलियत होती है। 4 भागों में बांटा गया है इस चैप्टर को। पहले में समन है। किस किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 91 और 92 में 91, 92 समन की बात करता है। तलाशी वारंट, सर्च वारंट जिसको हम कहें, सर्च वारंट जो है वो 93 से लेकर 98 तक प्रावधान करता है। तलाशी संबंधी सामान्य उपबंध जो है वो 99 से लेकर 101 तक बताया गया है। एंड लास्ट में प्रकीर्ण है जिसे मिसलेनियस हम कहते हैं, वो 102 से 105 तक है। ठीक है, तो एक एक करके सभी को समझते हैं अच्छे से। प्री का क्वेश्चन कहां बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए सेक्शन शुरू करते हैं। सेक्शन 91, इसके विषय में हमने थोड़ा सा इंट्रो आपको दे ही दिया कि आदेशिकाएं पता है आपको। आदेशिकाएं क्या होंगी? वो समन हो सकती है, वारंट हो सकती हैं। ठीक है, वो चीजें उपस्थित करने के लिए ही समन या वारंट जारी किया जाता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो, चाहे वो किसी वस्तु के लिए या दस्तावेज के लिए हो। तो जिस चीज के लिए जारी किया जाएगा उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होगा, वो फिर चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां चीजों के संबंध में है, दस्तावेज के संबंध में है, उसको उपस्थित करना है न्यायालय में। चलिए, तो सेक्शन 91 क्या बात करता है कि दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए कहां पेश करना है? न्यायालय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन, यहां 2 चीजें होंगी। एक तो समन जारी किया जा सकता है, दूसरा लिखित आदेश जारी किया जा सकता है। बट जब समन जारी किया जाएगा तो वो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब समन जारी किया जाएगा तो किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा।
दस्तावेज या अन्य चीज मंगाना है, ठीक है, न्यायालय के समक्ष लाना है या जहां कहा जा रहा वहां लाना है, तो उसके लिए समन जारी किया जाएगा। समन जारी किया जाएगा तो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा, और जब लिखित आदेश जारी किया जाएगा तो वो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा जारी किया जाएगा। इसका मतलब कि जब दस्तावेज मंगाना है तो यदि न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा तो वो समन जारी किया जाएगा उस दस्तावेज को मंगाने के संदर्भ में, और जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जब जारी करेगा तो वो लिखित आदेश द्वारा जारी करेगा कि वो दस्तावेज वो उसके पास ले आया जाए, ठीक है, उसके समक्ष। ये ध्यान रहे आपको। तो ये दो लोग हैं, न्यायालय के द्वारा भी जारी किया जा सकता है और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा जारी किया जा सकता है। आपसे प्री में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन कौन जारी कर सकता है, ठीक है, या दस्तावेज या अन्य चीज पेश करना है तो इसके लिए किसके पास राइट है, तो आप बताएंगे न्यायालय के पास भी है और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास भी है, दोनों लोगों के पास राइट है। बशर्ते ये रहेगा कि जब समन जारी करना है तो न्यायालय करेगा और जब रिटन आपका आदेश करना है तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी करेगा, ठीक है। ये सेक्शन 91 के अंतर्गत बताया गया। अब ध्यान ये रखिएगा कि समन जो है ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाता है, कैसे व्यक्ति को, जो परिवादी है, जो साक्षी होगा या कोई अन्य व्यक्ति होगा, उसको जारी किया जा सकता है। परंतु ध्यान रहे कि समन कभी भी अभियुक्त को नहीं जारी किया जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे कि समन जो है कभी भी अभियुक्त व्यक्ति को जारी नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रहे, इसको जारी नहीं किया जाएगा अभियुक्त व्यक्ति को। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि अभियुक्त व्यक्ति को समन नहीं जारी किया जाता है। तो ये आपका सेक्शन 91। फिर से हम बताते हैं, दस्तावेज या अन्य चीज पेश करना है आपको, ठीक है, न्यायालय में पेश करना है तो न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा समन उस दस्तावेज को मंगाने के लिए। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जब करेगा तो वह लिखित आदेश पारित करेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें आप जानते रहिए। इसमें सेक्शन 91 में समन जो है अभियुक्त को नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रहे। किसको किया जाता है, परिवादी को, साक्षी को या अन्य किसी व्यक्ति को समन भेजा जाता है। 91। 92 क्या बात करता है कि यह पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया बताता है। सेक्शन याद रहे, खाली ये पूछ लिया जाता है पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया कहाँ बताई गई है, तो आप बताएंगे सेक्शन 92 में बताई गई है, ठीक है। सेक्शन 92 में यहाँ ये बताया गया है कि कोई दस्तावेज है, कोई पार्सल है या कोई चीज है, ठीक है, दस्तावेज, पार्सल या चीज है कोई, वह डाक अथवा तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में है। दस्तावेज है, पार्सल है या कोई भी चीज है जो किसके अभिरक्षा में है, वो डाक अथवा तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में है, तब क्या करेगा, ऐसी दशा में न्यायालय, ध्यान दीजिए, ये लोग आदेश देंगे, ठीक है, ये लोग आदेश देंगे कि डीएम, सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट, ये चारों लोग का नाम आप याद रखेंगे। तो ये लोग उस दशा में आदेश देते हैं उस व्यक्ति को जिसे वह निर्देशित करें देने को, कि वह दस्तावेज है भाई, आप उस व्यक्ति को दे दीजिए। ध्यान रखिए, ये लोग क्या करेंगे, जो डीएम, सीजीएम, सीओएस, सेशन न्यायालय, हाई कोर्ट है, इनकी राय में कोई दस्तावेज है या कोई पार्सल है या कोई चीज है, वो किसके कब्जे में है, वो डाक अथवा तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में है, इनकी अभिरक्षा में वह दस्तावेज है, ठीक है। तो क्या होगा, तो
तो परिधान करने के लिए कहा जाएगा। तो परिधान उस व्यक्ति को कहा जाएगा करने के लिए जिसे मजिस्ट्रेट कहे कि फला व्यक्ति को आप वो दस्तावेज दे दीजिए, तो आपको वो दस्तावेज उसको देना होगा। ऐसा किस लिए कहा जा रहा है, चाहे 91 है चाहे 92, ये ऐसा दस्तावेज पेश करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि भाई अन्वेषण हो या जांच या विचारण में इन दस्तावेजों की जरूरत आन पड़ती है, इसलिए न्यायालय ऐसी कार्यवाहियां करता है। दस्तावेज जिसके कब्जे में होता है वह दस्तावेज मंगाने के लिए ऐसा प्रोसीजर अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ सेक्शन 91 और ये हुआ 92। अब ध्यान दीजिए सेक्शन 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 93 में यह कहा गया है तलाशी वारंट 3 दशाओं में जारी होगा। तलाशी वारंट जिससे हम कहते हैं सर्च वारंट, सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पहला खत्म हो गया आपका समन सेक्शन 91 92। तलाशी वारंट सेक्शन 93 से 98 तक हमें कवर करना है। ठीक है, अब देखिए तलाशी वारंट जो है 3 दशाओं में जारी किया जा सकता है। कब कब जारी किया जाएगा, ध्यान दीजिए। सेक्शन 91 या 92 के अधीन वस्तु या दस्तावेज पेश न किए जाने पर। सेक्शन 91 और 92 में दस्तावेज मांगा गया कि भाई आप दस्तावेज ले आइए, आप नहीं ले आते हैं, चाहे 91 के तहत जो कहा गया है ले आने के लिए या 92 के तहत कहा गया है मांगा गया है, आप नहीं ले आते हैं, तब वहां सर्च वारंट जारी होगा। ठीक है, दूसरा, न्यायालय को ज्ञात नहीं है कि वह वस्तु किसके कब्जे में है। यदि ऐसी भी स्थिति आती है कि न्यायालय को पता नहीं कि किस व्यक्ति के कब्जे में वो दस्तावेज है या कोई वस्तु है, तो भी वह सर्च वारंट जारी कर सकती है। ये प्री का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से कि क्या न्यायालय तब भी वारंट जारी कर सकती है कि उसको पता नहीं है कि किसके कब्जे में है वो वस्तु या दस्तावेज, तो आप बताएंगे हाँ, फिर भी वो जारी कर सकती है, ये ध्यान रहे। और तीसरी दशा है कि जहां न्यायालय को लगता है कि कोई जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई साधारण सर्च से पूरी हो सकती है, सिंपल सर्च से पूरी हो सकती है, तो वहां पर न्यायालय क्या करेगा, वो तलाशी वारंट जारी करेगा। ठीक है, तो ये 3 दशाएं हैं जब तलाशी वारंट जारी की जा सकती है सेक्शन 93 के अंतर्गत। अब इसी में एक और देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ऐसे ले लिया करिए फट से। ठीक है, फिर इसी में और आगे सेक्शन 93 में आगे यह कहा गया कि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए कौन आदेश करेगा, डीएम या सीजीएम से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को वारंट जारी करने की शक्ति नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, यहां नहीं शब्द यूज हुआ है, नहीं होगी। अर्थात यहां क्या कहा जा रहा है कि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में यदि कोई दस्तावेज है, पार्सल है या कोई अन्य चीज है, तो तलाशी के लिए कौन वारंट जारी करेगा, तो 2 लोग, डीएम या सीजीएम, जिला मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा वह तलाशी वारंट जारी किया जाएगा। ठीक है, वह आदेश पारित किया जाएगा, किसी अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये प्री का क्वेश्चन है यहां से आपका। तो यहां डीएम या सीजीएम 2 लोग हैं, 2 लोग में से कोई भी जारी कर सकता है। ठीक है, ये सेक्शन 93 के अंतर्गत है। आगे चलते हैं सेक्शन 94। सेक्शन 94 में यह कहा गया कि उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। अर्थात कि कोई ऐसा स्थान है जहां लगता है कि भाई वहां चुराई हुई संपत्ति होगी या कोई ऐसा दस्तावेज होगा जो कूट रचित होगा, तो उस स्थिति में वहां पर तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। बट किसके द्वारा, तो ये 3 लोगों के द्वारा, डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा उस स्थिति में जहां चुराई संपत्ति या कूटरचित दस्तावेज होने का संदेह है, वहां पर ऐसा वारंट जारी किया जा सकता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। और ये 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, 94 में 3 लोग हैं, डीएम है, एसडीएम है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। ठीक है, 3 में से कोई भी जारी कर सकता है। चुराई हुई संपत्ति कहाँ है आईपीसी में, तो सेक्शन 410 के अंतर्गत। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, सेक्शन मिला लीजिएगा, आईपीसी में चुराई हुई संपत्ति। ठीक है, तो ये सब रहता है, तो भाई ये सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 94 था। 95 में यह कहा जा रहा है संपरण की घोषणा। ध्यान रहे, संपरण की घोषणा, सिर्फ इतना ही वर्ड पूछ लिया जाता है कि संपरण की घोषणा किस सेक्शन में है, तो सेक्शन बताएंगे आप 95 में बताया गया है संपरण की घोषणा। संपरण की घोषणा करता कौन है, तो स्टेट गवर्नमेंट, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही संपरण की घोषणा की जाती है। आगे बता रहा हूं मैं इसके विषय में कि संपरण क्यों किया जा रहा है। अब ये देखिए, संपरण मतलब कि उसको जब्त कर लीजिए किसी चीज को, ये बताया जा रहा है। संपरण क्यों किया जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिए कि राज्य सरकार द्वारा तब जब समाचार पत्र या पुस्तक अथवा किसी दस्तावेज में कोई बात जिसका प्रकाशन आईपीसी की धारा 124 से, ठीक है, 153 ए व बी कैपिटल, 292, 293, 295 ए कैपिटल के अधीन दंडनीय है। अर्थात कि ऐसा कोई प्रकाशन आपने किया, कहां किया, समाचार पत्र में किया है या पुस्तक में किया है या किसी दस्तावेज में, ऐसा कोई प्रकाशन आप कर दिया जो इन आईपीसी के इन धाराओं के अधीन दंडनीय है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार क्या करेगी, संपरण की घोषणा कर देगी। ठीक है, वो चीजें जब्त हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर वो चीजें जब्त हो जाएंगी। संपरण की घोषणा हमेशा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, प्री का क्वेश्चन सेक्शन 95 से पूछा जाता है। ये हुआ। अब जब आप संपरण पढ़ेंगे यहां पर सेक्शन 95, तो 95 और 96 एक साथ पढ़े जाते हैं, हमेशा एक साथ में। कभी लिखने के लिए आ गया या कभी कुछ भी आ गया तो 95, 96 हमेशा एक साथ पढ़िएगा। 95 में क्या है, संपरण की घोषणा की जा रही है। ठीक है, चीजों को जब्त कर लिया जा रहा है तब जब ऐसी स्थिति में आपने प्रकाशन किया है। 96 में यह बात की जा रही है कि संपरण की घोषणा को अपास्त कैसे किया जाए। तो संपरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए या रद्द करने के लिए हितबद्ध जो व्यक्ति है, उससे संबंधित जो व्यक्ति है, प्रकाशन की तारीख से, जिस दिन वो प्रकाशित हो रहा है, संपरण की घोषणा का प्रकाशन होगा। ठीक है, तो प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर, ठीक, 2 माह के अंदर हाई कोर्ट में आवेदन कर सकेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कहां पे आवेदन किया जाएगा। संपरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए कहां पर आवेदन किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्री का क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे हाई कोर्ट में आवेदन करना होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका प्री का पूछा जाता है कि हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं, जो यहां पे आवेदन कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वहां 3 आपके जज होंगे। ये प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 चीजें हमने बताई। 3 क्वेश्चन आपके, 3 नहीं 4 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे 96 से। पहला, संपरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए आवेदन किस सेक्शन में बताया गया, तो 96 में बताया गया। कितने माह के अंदर, तो आप बताएंगे प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि कहां आवेदन करेंगे, उस जो संपरण की घोषणा है उसको अपास्त करने के लिए वो आवेदन कहां दिया जाएगा, तो आप बताएंगे हाई कोर्ट में दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा कि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे जो इसमें आप आवेदन कर रहे हैं, तो 3 होंगे। ठीक है, बताइएगा 3 जज होंगे वहां पर। ये सभी आपके प्री के क्वेश्चन है। तो ये हमने बताया 95, 96, 95 में घोषणा होती है, 96 में संपूर्ण की घोषणा को अपास्त करने के लिए या रद्द करने के लिए यहाँ पे आवेदन किया जाता है। कहाँ, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये 95 हो गया, ये 96 हो गया। 97 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का
इसमें का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 97 में क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी के लिए वारंट जारी करना। ठीक है, अब यहां यह समझते हैं कि आखिर सदोष परिरुद्ध होता क्या है, ये क्या शब्द है सदोष परिरुद्ध, तब समझ में आएगा आपको। इसमें देखिए, पहले आप निकाल दीजिए दोष, फिर निकालिए स, मतलब ऐसा दोष, दोष सहित आप कोई अपराध करते हैं। दोष सहित, सदोष मतलब दोष सहित आप ऐसा कोई कार्य अपराध कर रहे हैं, जो ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो दोष सहित है, तो ऐसा अपराध कार्य क्या होगा, सदोष। सदोष परिरुद्ध, किसी को आपने कैद कर दिया, बंद कमरे में या कहीं भी ऐसे कैद कर दिया, या उसका अपहरण कर ले गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सदोष परिरुद्ध होगा कि किसी व्यक्ति ने किसी को क्या किया, गलत तरीके से परिरुद्ध कर दिया, कैद कर दिया, अपहरण कर लिया उसका, तो ये क्या होगा, आपने सदोष परिरुद्ध कर दिया। ठीक है, कमरे में आपने बंद कर दिया कि लोग जान ना पाए, निकल ना पाए वो। ठीक, तो क्या न्यायालय करेगा कि ऐसे व्यक्ति जिसको आपने ऐसे सदोष परिरुद्ध कर दिया है, तो उसके लिए तलाशी के लिए वारंट जारी करेगा, अर्थात सर्च वारंट उस व्यक्ति के लिए जारी किया जाएगा। ध्यान रहे, यहां व्यक्ति के लिए जारी किया जा रहा है। ठीक है, किसी दस्तावेज के लिए नहीं जारी किया जा रहा है। 97 में उस व्यक्ति की तलाशी सर्च वारंट के लिए जारी किया जा रहा है कि जहां आपको छिपाया गया है वहां आपको खोजा जाए। जिस घर में या कहीं मोहल्ले में कहीं भी आपको छिपाया गया है, तो वहां सर्च वारंट जारी होगा कि आपको न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए उस व्यक्ति को जिसे अगले व्यक्ति के द्वारा छिपाया गया है। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, वो जाएगा, वो आपका सर्च वारंट के थ्रू उसको सर्च करेगा, ढूंढ के वो कहाँ, न्यायालय के समक्ष उपस्थित करेगा। ठीक है, ये आदेश कौन कर सकता है, ये डीएम कर सकते हैं, एसडीएम कर सकते हैं, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ये आदेश पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सर्च वारंट आपसे पूछा जाए कि 97 में सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए सर्च वारंट कौन जारी कर सकता है, तो डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये जो 97 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं, 97 जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के समान है। क्यों समान है, यहां बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट में यह कहा जाता है, जब जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट बंदियों के लिए, कि उनको सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। ठीक है, इसलिए जारी किया जाता है। इसी तरह ये जो आपका सर्च वारंट जारी किया जाता है, ये भी इसी तरह कि उस व्यक्ति को जिसे छिपाया जा रहा है, जिसे और क्या किया जा रहा है, किसी प्रकार का कैद में डाल दिया गया है या अपहरण या कुछ भी कर लिया गया है, तो उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। इसलिए यह कहा जाता है कि यह जो रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, ये आपका 97 के समान है, उसी तरीके की है। ठीक है, इसलिए ऐसा ये कहा जाता है। तो ये आपका सेक्शन 97 तक था। अब आगे हम लोग इसमें एक और सेक्शन बचेगा, फिर और 105 तक कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 97 तक कवर किया हमने, अब 98 देखते हैं। 98 क्या बात करता है कि ये स्त्रियों के विषय में, स्त्री या बालिका के विषय में ये प्रावधान करता है। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो स्त्रियों के बारे में बात करता है सेक्शन में, तो वो आप बताएंगे सेक्शन 98 बात करता है। कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो 98 होगा उस ऑप्शन में, तो आप 98 मारेंगे, क्योंकि यहाँ स्त्री और बालिका की बात की गई है, बालक की नहीं। ध्यान रहे, स्त्री और बालिका की बात की गई है सेक्शन 98 में। ठीक है, महिलाओं की बात की गई है। तो 98 क्या कहता है कि कोई स्त्री है या 18 वर्ष से कम आयु की कोई बालिका है, वह क्या हो गई है, विधिविध प्रयोजनों हेतु उसका अपहरण कर लिया गया है। किनका, दो लोगों का, कोई स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की कोई बालिका जिसका विधि विरुद्ध प्रयोजन हेतु अपहरण कर लिया गया है, तो उस दशा में
उन लोगों को, किनको, स्त्री को और जो बालिका है उनको, ध्यान दीजिएगा, स्त्री को और किसको, बालिका को स्वतंत्र करने का आदेश कौन पारित करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो डीएम करेंगे, एसडीएम करेंगे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ये 3 लोग हैं जो कि स्वतंत्र करने का आदेश पारित कर सकते हैं। ठीक है, कब पारित करेंगे? जब स्त्री या बालिका जो है अपहरण कर लिया गया इनका विरुद्ध प्रयोजन के लिए। ठीक है, 18 वर्ष से कम, ध्यान रहे यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 18 वर्ष से कम। ठीक है, तो इन 2 लोगों का अपहरण कर लिया गया तो स्वतंत्र करने का आदेश इनके के द्वारा दिया जाएगा, डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा। इनका जिक्र देखिए, ये तो 98 में है ही, 97 में भी यही लोग हैं। ठीक है, 94 में भी यही लोग हैं, तो 94 हुआ, 97 हुआ, 98 हुआ, इन तीनों सेक्शंस में यही लोग आदेश पारित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों सेक्शंस में यही लोग हैं। और ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र करने का आदेश 98 के तहत कौन पारित कर सकता है, कौन आदेश दे सकता है, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि सेक्शन 98 के अंतर्गत स्वतंत्र करने का आदेश कौन पारित नहीं कर सकता या कौन आदेश नहीं दे सकता। तो इनका नाम याद रहे। और सेक्शन 98 महिलाओं से संबंधित है, ये पता होना चाहिए। यहां 2 लोगों की बात की गई, स्त्री और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका, जिनका अपहरण कर लिया गया। ठीक है, उनको छुड़ाने के लिए आदेश कौन पारित किया गया, ये बात करेंगे। ठीक, सेक्शन 98 की बात। 100, सेक्शन 100, इसमें सिर्फ आप ये पढ़ लीजिएगा कि बंद स्थान की तलाशी, ठीक है, जब भी बंद स्थान की तलाशी सेक्शन 100 के तहत ली जाएगी, जैसे कोई स्थान बंद है, ठीक है, वहां पर तलाशी लेना है, तो क्या नियम है कि बंद स्थान की तलाशी लेना है तो क्या होगा कि जो उस वहाँ के भारसाधक हैं, जो वहाँ के मालिक हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, उनसे परमिशन ली जाती है कि भाई आप परमिशन दीजिए और हम बाकायदे वहाँ पे जाकर तलाशी लें। ठीक है, यदि परमिशन नहीं देते हैं तब हम दूसरे तरीके से तलाशी लेते हैं। ये बात कहा जा रहा है 100 में कि बंद स्थान की तलाशी लेने दिया जाएगा। और तलाशी जब ली जा रही होगी तो वहाँ पे जिस मोहल्ले में तलाशी ली जा रही है वहाँ के 2 गवाह साक्षी के रूप में वहाँ लिए जाएंगे कि 2 लोग साक्षी के रूप में रहेंगे कि भाई यहाँ पे हम तलाशी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन जो बनेगा, पूछा जाता है कि बंद स्थान की तलाशी किस सेक्शन में है, तो 100 में है। पूछा जाएगा आपसे कि कितने गवाह चाहिए वहां पर, तो 2 गवाह चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपका, याद रहे 2 गवाह 100 में। ठीक है, इतनी बात 100 में है। 102 में क्या बात कही गई, ध्यान दीजिए। बिना वारंट कुछ वस्तुओं को जब्त करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति बताई गई है। किसकी बताई गई? पुलिस अधिकारी की शक्ति, कि बिना वारंट कुछ वस्तु है उसको जब्त कर सकता है कौन? पुलिस अधिकारी। ध्यान ये रहे कि कब वो जब्त कर सकेगा, जब ऐसी वस्तु जो है वो संदेह प्रकृति की है कि वो वस्तु चुराई हुई संपत्ति है। पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि वह वस्तु जो है या उसको संदेह है कि वह जो वस्तु है वो चुराई हुई संपत्ति है, तो उस दशा में वह पुलिस अधिकारी उस वस्तु को जब्त कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 102 के अंतर्गत। अब ध्यान रहे, परंतु 2005 में यह चीजें जोड़ी गई और इसमें यह कह दिया गया कि यदि जब्त की गई संपत्ति, जो पुलिस अधिकारी जब्त कर रहा है, ध्यान रखिए, जब्त की गई संपत्ति शीघ्रतया क्या है, क्षयशील प्रकृति की है, नष्ट होने वाली है, तो और उसका मूल्य कितना है, 500 रुपए से कम है, तब पुलिस अधीक्षक के आदेश से नीलाम द्वारा उसका विक्रय कर दिया जाएगा। ठीक है, पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी के द्वारा, ठीक है, आदेश के द्वारा उसको नीलाम कर दिया जाएगा जो संपत्ति क्षयशील प्रकृति की है और 500 रुपए से कम की है। ध्यान ये रहे कि यहां पर पुलिस अधिकारी क्या करता है कि वस्तुओं को जब्त करता है। जब आपसे पूछा जाए कि वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार किसके पास है, तो पुलिस अधिकारी के पास होता है, लेकिन
जो संपत्ति है जो क्षयशील प्रकृति के है उसको नीलाम द्वारा विक्रय करने का अधिकार किसके पास है? तो वह पुलिस अधीक्षक के पास होता है, अर्थात एसपी के पास होता है। ठीक है, ये दो चीजें अलग अलग हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जब्त करने का अधिकार पुलिस अधिकारी के पास होता है, जबकि उस वस्तु को विक्रय करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक के पास होता है, एसपी के पास होता है। ये दो क्वेश्चन अलग अलग आपसे बनेंगे, ठीक है, और ये याद रहे 500 रुपए से कम। ठीक है, ये इतनी चीजें 102 में आपको याद होनी चाहिए, और ये 2005 के द्वारा जोड़ा गया है चीज। ठीक है, कि इतनी चीजें। अब 103 में चलते हैं। 103 में क्या बात कही जा रही है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी अपनी उपस्थिति में लिए जाने का निर्देश दे सकता है। कि अपनी उपस्थिति में कोई मजिस्ट्रेट, यहां कौन है? यहां मजिस्ट्रेट दे रहे हैं ऑर्डर। ठीक है, मजिस्ट्रेट, कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी अपनी उपस्थिति में निर्देश दे सकते हैं कि फला स्थान की तलाशी ली जाए, तो वो अपनी उपस्थिति में मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। ध्यान रहे 103 में। 104 में क्या होता है? 104 में क्या है कि पेश की गई दस्तावेज आदि को न्यायालय जब्त कर सकता है। 104 में क्या किया कहा गया कि न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज आता है या कोई भी वस्तु आ रही है, तो न्यायालय को यह पावर है कि वह उस दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु है उसको जब्त कर सकता है। यहाँ कौन कर रहा है? न्यायालय करता है। किस सेक्शन के अंतर्गत? 104 के अंतर्गत। ठीक है, वहीं 102 में हमने पढ़ा था कि यहां कुछ वस्तुओं को जब्त करने की शक्ति किसे है? ये पुलिस अधिकारी को दी गई है, जबकि 104 में किसको शक्ति है? न्यायालय को दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, 102 और 104 एक साथ पढ़िए। 102 में पुलिस अधिकारी वस्तुओं को जब्त कर सकता है, जबकि यहां न्यायालय दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु है तो उसको जब्त कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपका 104 में है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह आपका चैप्टर 7 जो है आज कंप्लीट हुआ, जो सेक्शन 91 से लेकर 105 तक बताया गया था। ठीक, और यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। कई बार मैं कहता हूँ जो नए होंगे वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोई भी न्यूज़ रहेगी तुरंत मैं टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ। नाम है शिवेंद्र लॉ एकेडमी, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं खुलता तो सर्च बार में ये टाइप कर लीजिएगा, शिवेंद्र लॉ एकेडमी, मिल जाएगा आपको। ठीक, और इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन मेरा है उसमें और भी चीज़ें हैं। यदि आपको एविडेंस पढ़ना है तो एविडेंस पूरी हमने कंप्लीट करा दी है, एविडेंस आप पढ़ सकते हैं। पुलिस एक्ट पढ़ना है तो पुलिस एक्ट डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ अगर डिस्कशन आप ना समझ रहे हो तो प्लेलिस्ट चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो वो और सॉल्व भी मैंने कराया है, जो क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू है पूरी मैंने एविडेंस पर एमसीक्यू सॉल्व करा दी है, तो वो भी आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार आप सर्च करेंगे डिस्क्रिप्शन तो सभी चीज़ें उसमें हैं, और जो वीडियो आपने ना देखी हो तो उसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।